वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज तपस IAS में आपका स्वागत है। टुडे इज 12th of September 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू का न्यूज़पेपर। सो लेट स्टार्ट। आज का पहला न्यूज़ ये है कि CBI को लेके है एक, तो देखते हैं CBI क्यों न्यूज़ में है। तो ऐसा हुआ था कि ये केस कुछ इस तरीके का था कि एक कोई ऑफिसर था, चीफ मेडिकल ऑफिसर, CMO, CDMO, चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर दिल्ली गवर्नमेंट में, वो घूस लेते हुए पाया गया था। वाज अरेस्टेड बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाइल एक्सेप्टिंग ए ब्राइब। तो CBI ने उसको अरेस्ट किया था घूस लेते हुए ब्राइबरी के केस में। डॉक्टर किशोर चैलेंज दी अरेस्ट। जो किशोर साहब थे जिनके ऊपर एलिगेशन था कि उन्होंने ब्राइबरी लिया है, वो CBI को जो अरेस्ट का प्रोसीजर है, क्लेम है, उसको एक टाइप का चैलेंज किया था कोर्ट में और कहा था कि यूनियन गवर्नमेंट जो है, यूनियन का अप्रूवल अंडर सेक्शन 6A सब क्लॉज 1 ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर में आपको परमिशन लेना पड़ता है। तो कुल मिला के हुआ क्या, तो एक मेडिकल ऑफिसर है, ले लैंग्वेज में समझो, बिल्कुल NCT ऑफ दिल्ली में होगा। इसको CBI ने अरेस्ट किया। क्यों अरेस्ट किया भाई? क्योंकि रिश्वत लेते हुए, ब्राइबरी लेते हुए पाया गया। तो ये बंदा जो है, ये इसके अरेस्ट को क्या किया, चैलेंज किया। कहा भाई तू तो अरेस्ट कर नहीं सकता है, और कर सकता है तो तुम्हें तो परमिशन लेना पड़ेगा, सैंक्शन लेना पड़ेगा। सैंक्शन लेना पड़ेगा किसका? यूनियन गवर्नमेंट का। क्यों? क्योंकि जो CBI है वो आप सबको पता है कि ये दिल्ली स्पेशल पुलिस DSPE एक्ट जो है 1946 से पावर लेता है। इसका पावर जो है वो यहाँ से ड्राइव होता है। तो ऐसे जगह पे आपको जो है ना, आप अगर किसी पब्लिक ऑफिसर को या फिर एक जो पर्टिकुलर लोग हैं, जो जॉइंट सेक्रेटरी या कुछ उससे ऊपर के पोस्ट के जो भी होंगे, जो सेक्शन 6A सब क्लॉज 1 में जो लिखा हुआ है, उसके अंदर में अगर आप किसी को अरेस्ट करते हो तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। जो भी लिखा होगा कि जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर के पोस्ट को लेने के लिए आपको परमिशन, जो एक्ट के इसके अंदर में जो लिखा होगा, उसके लिए आपको तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। तो आपने तो परमिशन लिया नहीं और सीधे मुझे अरेस्ट कर लिया। तो ये चैलेंज कर दिया इन्होंने, और उसको लेके जो है वो CBI जो है वो न्यूज़ में आ गई। अब ये बहुत पुराना केस है, इसका जजमेंट अभी आया है, उसको देखते हुए देखो क्या हुआ। तो सेक्शन 6A ऑफ द एक्ट क्या कहता है, हम वो समझेंगे पहले। तो सेक्शन 6A ऑफ द एक्ट मैंडेट प्रायर अप्रूवल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट बिफोर कंडक्टिंग एनी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 अगेंस्ट द स्टेट ऑफिशियल एट ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल डेजिग्नेशन और हायर। सो जो JS है और उससे ऊपर की जो डेजिग्नेशंस हैं, तो अगर उसको अरेस्ट करना है, GS से ऊपर के अगर ऑफिसर्स को आपके अरेस्ट करना है, जॉइंट सेक्रेटरी के अबव की पोस्ट की बात कर रहे हैं, तो आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए यूनियन गवर्नमेंट का। तो ऐसे केसेज में तो ये तो हुआ नहीं, तो सेक्शन 6A ये कहता है। फिर इसको लेके क्या हुआ है? 2014 में क्या हुआ, एक 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी सुप्रीम कोर्ट में, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस डायरेक्टर का केस हुआ। उसमें स्ट्रक डाउन कर दिया गया सेक्शन 6A क्लॉज 1 को ऑफ DSPE एक्ट 1946, और कहा कि ये वायलेट करता है राइट टू इक्वलिटी को। कानून की नज़र में सब तो बराबर है, समानता का अधिकार है, तो कुछ एक पर्टिकुलर ऑफिसर या डेजिग्नेशंस के लोगों को
आप इस टाइप की छूट क्यों देते हो? अगर वो करप्शन लेते पाया फिर भी उसको परमिशन लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, तब जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सैंक्शन करने का लेटर देगा, तब जाकर वो अरेस्ट करेगा। तो ये राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है। कोर्ट हेल्ड दैट द इम्यूनिटी कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू ए सर्टन रैंक ऑफ ऑफिसर। कोर्ट ने ये कहा कि इम्यूनिटी नहीं मिल सकती भाई एक सर्टन रैंक ऑफ ऑफिसर्स को। सो दिस जजमेंट रेज क्वेश्चन ऑन वेदर डॉक्टर किशोर कुड स्टिल क्लेम इम्यूनिटी अंडर द इनवैलिडेट प्रोविजन सिंस ही वाज अरेस्टेड प्रायर टू डिसीजन। अब इसमें केस में झोल ये था कि ये समझो कि रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे जाके क्या किसी को, ये तो अरेस्ट तो पहले हुए थे, तो 2014 का जजमेंट आया, आप सब देख सकते हैं ये कि डिक्लेरेशन मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट इन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी केसेज 2014 विल हैव रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन, ये कह रहा है। तो अब ये कह रहे हैं कि जो 2014 से पहले वाले जो केसेस थे, ये तो 14 में जजमेंट आया, तो क्या उसके ऊपर लग सकता है क्या? ये कोर्ट को ये सुनना, ये तय करना था। तो कोर्ट सेज इट 2014 verdict invalidated the provision which mandate prior permission to probe corruption case has retrospective effect। तो कोर्ट ने यहाँ से ये ड्रॉ किया। अब देखते हैं कि आज के जो न्यूज में है, ये केस समझ गया कि पुराना केस था, उसमें क्या था, 2014 से पहले क्या होगा, 2014 के बाद क्या होगा। आपको अरेस्ट करते समय में आपको गवर्नमेंट का सैंक्शन सीबीआई को लेना, सीबीआई को और भी बहुत सारे सैंक्शंस हैं कि अगर सीबीआई किसी दूसरे स्टेट में जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट का भी परमिशन लेना होता है कि नहीं लेना होता है, एग्जेम्प्टेड है कि नहीं, कौन सा स्टेट एग्जेम्प्टेड है, वो किसी और दिन बताऊंगा। लेकिन इस वाले केसेज में है कि अगर जॉइंट सेक्रेटरी से कोई ऊपर का ऑफिसर्स है और अगर आपको उसको अरेस्ट करना है तो सेक्शन जो DSPE है उसके अंदर में क्या लिखा हुआ है। तो देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। सो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑन मंडे हेल्ड दैट ए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 2014 विच डिक्लेयर इनवैलिड इन लीगल प्रोविजन mandating the Central Bureau of Investigation to take prior permission before investigation corruption case against senior government official has retrospective effect। तो वो पीछे में जाके इफेक्ट लग सकता है, अगर आपको पीछे भी अरेस्ट किया है तो उसके ऊपर तब भी लगेगा। सो 2014 वाली बात थी। 5 जज बेंच हेडेड बाय, अब संजय किशन कौल क्या कहते हैं सुनिए। प्रोविजन इन द क्वेश्चन सेक्शन 6A की बात हो रही है, उसी की बात हो रही है कि प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा कि नहीं। एक्ट ये कहता है कि द स्टैच्यू दैट द गवर्न्स, जो ये DSPE है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो है, ये स्टैच्यू जो है वो दैट गवर्न्स द CBI का गवर्न जो है वो इस एक्ट के अंदर है, वाज वाइड फ्रॉम वेरी डे ऑफ इट्स इंसर्शन ऑन September 11 to not 3। तो उसमें ये क्या है, 2003 के जजमेंट में जिस दिन ये ऐड किया गया सेक्शन 6A दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट में, उसी दिन से वो खराब है, उसी दिन से वो वॉइड है। फिर 106 पेज की जजमेंट आई और कहा कि सेक्शन 6A जो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट को, एंड वंस द लॉ इज डिक्लेयर टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगर एक बार भी वो लॉ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, being violated of part 3 of the constitution, then it would be void ab initio। void ab initio का जिस दिन से लॉन्च हुआ उसी दिन से वो लॉ खराब है। तो 106 पेज में ये कहा गया है। अब क्या कहता है, इससे तुमको समझ में क्या आया? ये कहता है कि दिस मीन्स दैट द सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो भी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल इन्वॉल्व है करप्शन के केस में, इवन बिफोर द डेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, invalidating the need for prior sanction would no longer be able to avail the protection of prior approval। So अब ये इनको अवेल नहीं है कि आपको प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। तो एक टाइप का जो चेक था वो उसको हटा दिया गया है कि अब उसको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उससे पहले वाले केस में भी जिसको अरेस्ट किया है। तो कुल मिला के रेट्रोस्पेक्टिवली जो ये कानून है वो लागू हो जाएगा। तो सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस जो केसेज है CBI डायरेक्टर का, उसमें ये वाला जजमेंट अभी इस बार। तो ये इसमें क्वेश्चन मैंने कुछ इसी टाइप का फ्रेम किया है आप सबके लिए कि कैन ए पर्सन बी इंटाइटल्ड टू इम्यूनिटी अगेंस्ट अरेस्ट इफ द लॉ ग्रांटिंग देम इम्यूनिटी इज स्ट्रक डाउन फॉलोइंग देयर अरेस्ट। अगर लॉ ही है, लॉ स्ट्रक डाउन हो जाए, जिस लॉ पे वो टिका हुआ था,
तो क्या उसका जो अरेस्ट था, जिसको इम्यूनिटी मिलती थी, अरेस्ट से इम्यूनिटी मिलता था कि नहीं तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, तुमको परमिशन लेनी पड़ेगी, तो जब लॉ ही उसको ख़त्म कर दिया गया तो क्या उसकी इम्यूनिटी अभी भी बची है? तो आंसर है कि नहीं, कि रेट्रोस्पेक्टिवली उसको अरेस्ट अगर है, अगर वो ब्राइबरी लेते हुए पाया गया है तो उसके ऊपर वो जो भी है केसेज का, जो भी उसकी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर में जो भी चल रहा होगा वो चालू हो जाएगा। तो बहुत सिंपल था, और इसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जब तक इसका हिस्ट्री ट्रेस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने इसका पूरा हिस्ट्री ट्रेस किया है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये है नेक्स्ट की लॉन्च ऑफ वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर इज हिस्टोरिक स्टेप्स। तो अब ये इंडिया को मिडिल ईस्ट को फिर यूरोप से जोड़ने की एक प्रयास हो रहा है, और कुल मिला के स्टार्ट हो गया है। सो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप, तो आप समझ रहे हो, मान लो कि यहाँ इंडिया है, यहाँ मिडिल ईस्ट है और यहाँ कहीं यूरोप है, तो ये एक टाइप का यहाँ से ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। तो आप उसको ध्यान में रखिएगा, जैसे चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है ना, उस टाइप का कुछ लॉन्च होगा। अभी पेपर उसको कवर करेगा अच्छे से, डेफिनेटली बनाऊंगा उस पर वीडियो, लेकिन अभी के लिए आप ये समझें कि इंडिया को, मिडिल ईस्ट को और यूरोप को जोड़ने का एक जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। सो उसको लेते हुए प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि ये एक हिस्टोरिक स्टेप है, ठीक है। सो हमें, आपको पता ही है कि हम एनर्जी डिपेंडेंट मोस्टली जो है सऊदी अरेबिया, इराक और इन कंट्रियों पर डिपेंड करता है। तो अगर ये एरिया अगर स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली जो ट्रेड है और इकोनॉमी है वो डेफिनेटली बूस्ट करेगी, तो उसको लेके ही है, इम्पोर्टेंट है ये। फिर क्या कहता है, फिर कहते हैं कि सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर ऑफ द इंडिया। तो ये डेफिनेटली है, हम यहाँ से कितना ऑयल खरीदते हैं सबको पता है। फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि अभी जो है, जो क्राउन ने बोला है कि वहाँ के जो बिन सलमान हैं वो कहते हैं कि व्हेन दे एग्री टू सेटअप ए जॉइंट, ये जो वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट है जो रत्नागिरी में चल रहा है, आप सबको पता होगा कि इसमें क्या है, जो अलग अलग जो कंपनीज हैं, प्लस यूएई भी है और प्लस सऊदी अरेबिया भी है, तो एक रत्नागिरी में एक टाइप का रिफाइनरी प्रोजेक्ट वो लेके आए हैं। तो उसमें कुछ इस टाइप का जो उसको फास्ट किया जाएगा, उसके लिए जॉइंट टास्क फोर्स की जो है उसमें स्ट्रॉन्ग किया जाएगा उसको। जॉइंट जो टास्क फोर्स है वो एग्री किया गया है कि हम इसको क्या करेंगे, फास्ट ट्रैक के तरीके से काम करेंगे, जल्दी कंप्लीट करेंगे। फिर ये राइटर ये कहते हैं कि दोनों जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, तो इनका जो पार्टनरशिप होगा वो डेफिनेटली जो है एक नया लेवल पे जाएगा, तो उसको लेके वो डिस्कस कर रहे हैं। फिर ये कहें कि हिस्टोरिक स्टेप है कि इंडिया को वही वाला चीज़ कह रहे हैं कि कॉरिडोर को कनेक्ट करेंगे, तो वो कभी जब आएगा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से जगह से जाएगा तो अपन उसको देखेंगे। और क्या है, सऊदी अरेबिया के साथ जो डिस्कशन हुआ बायलैटरल, और क्या है, मिस्टर मोदी एंड प्रिंस बिन सलमान ऑल्सो को चेयर्ड है, फर्स्ट मीटिंग है किसका, इंडिया सऊदी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप काउंसिल का, तो ये याद रखिएगा, को चेयर्ड है, तो ये है। फिर इट हैज़ कम ए वीक आफ्टर सऊदी। अब ये देखो, सऊदी अरेबिया को थोड़ा सा जो इंटरनेशनल रिलेशन में समझोगे ना तो थोड़ा मज़ा आएगा तुम्हें, क्योंकि पहले जो सऊदी अरेबिया था, सऊदी अरेबिया और ईरान वर्सेस ईरान, और बहुत सारे स्टेक होल्डर जो है उसमें ऐड किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाते हुए, इन दोनों के रिश्ते अच्छे थे नहीं। अभी चाइना ने उसको ब्रोकर्ड किया और उसको जो है सही बनाया। तो अगर सऊदी अरेबिया और ईरान के रिश्ते सही हो जाएंगे तो डेफिनेटली इंडिया को जो है ईरान के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ में डबल डिप्लोमेसी यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या डिप्लोमेसी का मतलब जो कंसेप्ट है कि हमको दोनों को लेके चलना है किस तरीके से, बैलेंस कंडीशन में। सो हमारे लिए कुछ ज़्यादा टफ कंडीशन रहेगा नहीं। राइट नाउ वी हैव इन टफ सिचुएशंस कि जब भी ईरान के साथ कोई सैंक्शंस होता है तो सऊदी अरेबिया को हम किस तरीके से डील करते हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट तरीके से सोचते हैं। इसके लिए पूरा आईआर लगेगा, एक दिन का मतलब 20-30 मिनट की वीडियो लगेंगी कि सऊदी अरेबिया और ईरान के जो रिलेशंस हैं वो हमेशा से अच्छे रहे नहीं हैं। तो चाइना ने उसको चलो एक टाइप का एक मीडिएटर करके एक सही किया है। फिर उसके बाद तुमने देखोगे कि जो सऊदी अरेबिया है उसको ब्रिक्स में भी मेंबर में अभी इसको ऐड कर लिया गया है, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि ब्रिक्स में अगर आएगा तो डेफिनेटली जो ब्रिक्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ब्रिक्स की जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें सऊदी अरेबिया जो है वो भागीदारी पार्टिसिपेट करेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, इसके अलावा जो है जो हम जो बात कर रहे हैं उसको, वो केवल ऐसा नहीं है कि ऑयल सेक्टर से ही डिपेंड कर रहे हैं, हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, उनसे एनर्जी की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी की, एजुकेशन की, टेक्नोलॉजी की, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं एक दूसरे के से सीखने की, तो वो हम सब उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट
वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इसका ये है। उसके बाद ये थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं इसके बारे में कि जो राइटर हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये कुछ इस टाइप का प्रोजेक्ट है रत्नागिरी में। रत्नागिरी पता है कि ना, महाराष्ट्र में है, एक महाराष्ट्र, ठीक है। सो वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया का पहला और लार्जेस्ट ग्रीन फील्ड है, ये याद रखना। रिफाइनरी प्रोजेक्ट है विथ ए प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 60 मिलियन टन पर एनम, 60 मिलियन टन पर एनम, एंड इज टाउटेड इज टू बिकम ए लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी इन दी वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट होगा ये, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी, इसका एम क्या है? इट्स एम टू बिल्ड एन इंटीग्रेटेड रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ऑन महाराष्ट्र वेस्ट कोस्ट। 3 ऑफ द इंडियन लीडिंग गवर्नमेंट ऑन पब्लिक सेक्टर जो PSU है इसमें शामिल है। तो कौन कौन सा है उसमें? तो वो देख लो, IOCL है, तो ये पूछ सकता है IOCL, भारत BPCL, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और IOCL तो पता ही है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो ये 2017 की बात है, जिसमें 50-25-25 का एक जॉइंट वेंचर था। उसके बाद इसमें हुआ क्या, उसमें सऊदी अरेबिया में अरामको, आप सबको पता होगा कि सबसे बड़ी उनकी एनर्जी कंपनी है, और अबू धाबी जो है नेशनल ऑयल कंपनी जो है, इन्होंने ज्वाइन किया और 50% का स्टेक इसमें खरीदा और कुछ FDI लेके यहाँ पे आए। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कभी भी अगर आप पढ़ोगे ना FDI वर्सेस FPI, या इसको FII बोलो, तो आप याद रखना है कि जब भी कोई कंट्री में FDI आती है तो समझ लो लॉन्ग टर्म के लिए आती है। ये सब इकोनॉमी में पढ़ना कि जब भी FDI कंट्री में आएगी ना तो लॉन्ग टर्म के लिए आएगी, तो स्टेबिलिटी क्रिएट होती है। तो कोई भी कंट्री अगर लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेक्टिव से आता है, ठीक है, तो उसका मतलब ये समझना कि वो कंट्री जो है, उस कंट्री में उसकी एक स्टेबिलिटी चेक कर लिया होगा कि नहीं यार, यहाँ का गवर्नमेंट अच्छा है, यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से रिटर्न अच्छा है, इसीलिए हम यहाँ पे अपना मैनेजमेंट के साथ आता है। FDI में केवल ये नहीं कि पैसा लगा दो रिटर्न लेके चले जाओ, वो FPI में है, FII में है। FDI में है कि लंबे समय के लिए आया हूँ, मैनेजमेंट भी लेके आऊँगा, अपने टेक्नोलॉजी भी लेके आऊँगा, तो उससे इंडिया का अच्छा होता है। मतलब कोई भी कंट्री के लिए अगर FDI आती है तो ये इससे $35 बिलियन जो है वो FDI आएगा, तो इसको आप याद रखना। सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रत्नागिरी रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। सो वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम देख सकते हो उसको। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज, वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर और जो वेस्ट कोस्ट है रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स। इसके बाद देखते हैं फिर तिपरा वाला, वही है कि तिपरा वाला जो है, जो उसमें त्रिपुरा में जीता था, वो उसके साथ थे और अभी उसके साथ अलग हो गए, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तिपरा। बस ये याद रखना कि त्रिपुरा से रिलेटेड न्यूज़ है। सो ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो नॉट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, शर्जील इमाम को बेल मिलेगा कि नहीं मिला, कोर्ट रिजर्व किया ऑर्डर, जब आएगा तो देखेंगे। नेक्स्ट, सारे पॉलिटिकल न्यूज़ें जो हैं वो आप उसको स्किप करो। यस, सो एक न्यूज़ ये है कि IISc जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर वाला, एक नोवेल अप्रोच टू डिटेक्ट किल कैंसर सेल। तो इन्होंने क्या किया, एक जो है गोल्ड प्लस कॉपर सल्फाइड का एक नैनो मटेरियल बनाया है, जो इन दोनों की मिक्सिंग की है, जो डिटेक्ट करता है कैंसर को और उसको किल करता है। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है, तो आप उसको देख लेना। अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट आर द की इन द बैटल अगेंस्ट कैंसर। सो अगर आप कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर लेते हो और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हो, तो आप उसको एक जो लड़ाई है, बैटल है अगेंस्ट कैंसर को, उसमें समहाउ आप एक लेवल पे सक्सेसफुल हो सकते हो। तो कॉपर सल्फाइड नैनो पार्टिकल्स है प्रीवियसली रिसीव्ड अटेंशन फॉर द, जो कॉपर सल्फाइड के बारे में पहले से चल रहा है। इन्होंने क्या, इन दोनों को, गोल्ड को और कॉपर सल्फाइड को मिक्स किया है और उसको बहुत छोटे फॉर्म में लेके, और उसको क्योंकि फिर वो जो सेल्स हैं उसमें ईजिली चला जाता है, और उसको जाके एक टाइप का वहाँ से टेस्टिंग किया है, और उससे इन्होंने ये बोला है कि ये
कैंसर में इलाज के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आप ये याद रखना, IISc बेंगलोर। नेक्स्ट, तो ये फूड इनसिक्योरिटी और न्यूट्रिशंस को लेके है, और फिर इन्फ्लेशन को लेके है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस एडिटोरियल में, तो वो एक एक करके जो भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से निचोड़ निकालने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि इंडिया में बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, बट इट ऑल्सो फेसिंग एक्सेलरेटेड फूड प्राइस इन्फ्लेशन। आप सबको पता है कि फूड इन्फ्लेशन जो है अभी है। कुछ दिन पहले तुमने सब ने देखा होगा कि टमाटो जो है किस तरीके से महंगा था, अभी प्याज है। सो फूड इन्फ्लेशन, और उस फूड इन्फ्लेशन में भी रिटेल और होलसेल दो अलग होता है, रिटेल एंड होलसेल। तो ये याद रखना, रिटेल इन्फ्लेशन और होलसेल इन्फ्लेशन क्या होता है, तो वो एक बार देखना। फिर उसके बाद राइज इन द प्राइस ऑफ फूड फर्स्ट एक्सेलरेटेड शार्पली इन 2019 की बात है, वो 2019 में एक बार हुआ था, बढ़ा था, एंड हैज क्लिम्ड इन मोस्ट ईयर देयर आफ्टर। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया। इन जुलाई, इस जुलाई की बात हो रही है, दिस ईयर एनुअल इन्फ्लेशन एक्सीड 11% ऑफ हाईएस्ट इंडिकेट। 10 साल में सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन है 11%। तो ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अगर ऐसा हुआ तो सेक्शन ऑफ पीपल जो है कुड बी फेसिंग हार्डशिप इन कंज्यूमिंग फूड ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशनल फूड। वो भी जो फूड जो भी है वो भी तो ज़रूरी है, लेकिन वो भी उसमें साथ है कि न्यूट्रिशनल फूड होनी चाहिए। अब अगर इस तरह की चीज़ें नहीं होगी तो जो एनीमिया से जो तुम लड़ रहे हो वो एक टाइप का कमज़ोर हो जाएगा, तुम्हारा फाइट अगेंस्ट एनीमिया जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे वुमेन में जो है राइटर लिखते हैं कि एनीमिया है उनके पास, और उसको सही तरीके से तुमको एनीमिया ख़त्म करना है, इरेज करना है उसको, तो उसके लिए लगेगा तुमको न्यूट्रिशनल फूड। फिर उसको सब्सटेंड करने के लिए एक दो चीज़ें एग्जाम्पल बताते हैं। बोलते हैं स्टेट एंड फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल का जो वर्ल्ड है, इन दी वर्ल्ड है, जो FAO रिलीज करती है, उसमें तुमने देखा होगा उसमें क्या हो रहा है। तो एक FAO का रिपोर्ट उन्होंने देते हैं, क्या कहते हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है FAO एस्टिमेट करता है कि द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस कंट्री अनेबल टू अफोर्ड ए हेल्दी डाइट। और ये न्यूज़पेपर 31 अगस्त के न्यूज़पेपर को एक हवाला देते हुए बोलते हैं कि रिपोर्ट में लिखा था। अब क्या लिखा था उसमें, फिर उसमें ये कहता है कि द फिगर फॉर इंडिया इन 2021 इज डिवास्टेटिंग टू नोट। एन एस्टिमेट 74% ऑफ पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड ए हेल्दी डाइट। 74% ऑफ इंडियन पीपल कैन नॉट अफोर्ड ए हेल्दी डाइट, आप समझ सकते हो। और फिर उसके बाद उसी 74% को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, जिसमें बोलते हैं कि 1400 मिलियन, और अगर उसी को देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन, मतलब एक महीने में 100 करोड़ होता है। एटलीस्ट 100 करोड़ आबादी के पास हेल्दी न्यूट्रिशनल फूड नहीं है, डाइट नहीं है। तो उसको लेके राइटर चिंतित है और वो लिख रहे हैं। एक तो ये जब भी इस टाइप का कंसेप्ट आए तो उसको डिटेल में कितना समझाऊं, मुझे नहीं पता कि कितना अर्जेंट है ये चीज़ें। आप सबसे पहले तो फूड देखो, दो टाइप की चीज़ें होती हैं। आप जब भी आपकी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, अगर इसमें इन्फ्लेशन होगा, समझ लो इसको, इतने डीप पे कोई समझाएगा भी नहीं। तो इन्फ्लेशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो होगा वो लेबर क्लास और मिडिल क्लास लोगों पे पड़ता है, और BPL पे पड़ेगा। तो जब भी इन्फ्लेशन हाई होगा तो ये लोग सबसे ज़्यादा घबराएंगे। इनको जो छोटे रोटी कपड़ा मकान जिसको बोलते हैं, तो वो नसीब होने से थोड़ा सा महंगा नसीब होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा उस पर भी है कि PDS सिस्टम और फिर जो नीचे का सिस्टम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, गवर्नेंस की पॉलिसी नीचे तक किस तरीके से पहुंच रही है। तो सबसे पहले तो फूड पहुंचाना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सबको 2 वक्त की रोटी मिलना, कहते हैं ना कि वो नसीब में होती है, तो 2 वक्त की रोटी मिलना पहले तो वो इम्पोर्टेंट है। दैट मीन्स फूड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर दी BPL एंड फॉर लेबर क्लासेज, फॉर जो भी है मिडिल क्लास फैमिली जो PDS सिस्टम या डिफरेंट सिस्टम में गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड है। उसके बाद जब ये फूड पहुंच रहा है तो हमें ये देखना है कि न्यूट्रिशनल फूड है कि नहीं। हेल्दी डाइट, एटलीस्ट जो डाइट है वो,
तो आपको ये दो चीज़ों पे डिपेंड करना है। आपको ये नहीं कि केवल फूड पहुंचा दो और किसी टाइप का फूड पहुंचा दो, ऐसा फूड जो सामने से एक जो एक बोलते हैं ना कि हम जानवरों को नहीं देते हैं, वो फूड आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है ना। तो आपको तो एक तो फूड देना है, उसमें भी न्यूट्रिशनल फूड देना है, आपको एक हेल्दी डाइट वाली फूड देना है, जिससे उसकी जो बीमारियां हैं उसको लड़ने में उसको एक टाइप का क्रिएट करे कि हाँ उसके पास है ये रेजिस्टेंस कि इस बीमारी से वो लड़ सकता है, तो उसके लिए हेल्दी डाइट लगता है। तो राइटर उसी को लेके डिस्कशन करना चाह रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि आंकड़ा देते हुए कहते हैं कि वाइल द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ए थाली एट होम वाज राइजन। अब ये एक एग्जांपल दे रहे हैं कि थालीनॉमिक्स पढ़ा है ना, थालीनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक सर्वे में आया था। सो ये बोल रहे हैं कि जब थाली का कॉस्ट 65% बढ़ गया, एक थाली में जो भी चीज़ें, एक न्यूट्रिशनल फूड में जो भी होता है, दाल होता है, जो भी होता है, लेकिन लेबर का जो पैसा है वो 33%, मैनुअल वर्कर्स जो है, एवरेज वेज ऑफ मैनुअल वर्क्स रोज बाय 38%, एंड दिस सैलरीड वाले का तो 28% बढ़ा है। तो बोलते हैं कि सैलरी तो 38 और 28 से इंक्रीज हुआ है, लेकिन तुम्हारा थाली का जो कॉस्ट है वो 65% से इंक्रीज हुआ है। समझ रहे हो? तो ये इंटरेस्टिंग है, एक इंटरेस्टिंग है जो तुम लिख सकते हो कि थाली का कॉस्ट इतना बढ़ा है, तो तुम्हारा वही है ना कि आपका कॉस्ट, अगर इन्फ्लेशन उतना बढ़ता है और अगर आपका जो सैलरी है वो उस फ्लो में नहीं बढ़ता, तो डेफिनेटली आप जो है वो डेट के शिकार होंगे। चीज़ें महंगी होती जाएगी, लेकिन सैलरी आपकी इंक्रीज तो हो नहीं रही है उस रेशियो में। तो राइटर वो समझाने की कोशिश करते हैं। एंड जब इस टाइप की चीज़ें होगी तो दिस इम्प्लाइड रिडक्शन इन परचेजिंग पावर, तो वो डेफिनेटली आपकी परचेजिंग पावर पे असर करेगा ही करेगा, ये 100% सत्य है। सो ये राइटर कहना दिस वुड बी इन लाइन विद द रिपोर्टर राइज इन प्रिवलेंस इन एनीमिया, मोस्टली इंड्यूस्ड ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होती है इन द लेटेस्ट। और ये कुछ कह नहीं रहे, ये तो NFHS का सर्वे है, उसकी डेटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 2019-21 का है। ओवर 50% ऑफ एडल्ट वुमेन वर एस्टिमेटेड टू बी एनीमिक्स। तो इसका मतलब तो इनको तो आयरन की कमी है, तो आपको तो वो देना पड़ेगा ना भाई। ये तो राइटर NFHS का डेटा लिख रहा है, कुछ और तो लिख रहे हैं। और ये बोल रहे कि चलो ठीक है कि FAO वाले ने, फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉरेन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डेटा में झोल झाल कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा करके बता दिया। अगर वो 100% भी ओवर एस्टिमेटेड बता दिया है, तब भी 500 मिलियन पीपल जो है इन दिस कैटेगरी में है, कम थोड़े होते हैं। ये 500 मिलियन भी बहुत है। दिस इज द लार्जर देन द पॉपुलेशन ऑफ द ओल्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अदर देन चाइना। तो चाइना के अलावा जो है हम सेकेंड हो जाएंगे, जिनकी पॉपुलेशन जो है वो हेल्दी डाइट नहीं मिल रही है। सो इंश्योरिंग द इंडिया हैव एक्सेस टू हेल्दी डाइट, इट इज़ द मोस्ट टास्क ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी टुडे। सो एक टाइप का हेल्दी डाइट मिलने के लिए एक टाइप का इंपॉर्टेंट टास्क है इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए। आपको इस टाइप का पॉलिसी बनाना चाहिए कि एक हेल्दी डाइट मिले। सो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जो कि कंट्रोल करता है, मैक्रो इकोनॉमी पता है ना कि इन्फ्लेशन फिर वो अपन पढ़ते हैं, अपन जो RBI जो कंट्रोल करती है। सो तो ये बोले कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो फेल ही हो गया इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में फॉर 4 ईयर बाय नाउ। तो इसको इस तरीके से RBI को कटघरे में खड़ा करते हैं। फिर क्या कहते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू इंटरवेन ऑन द सप्लाई साइड टू इंश्योर द फूड इज प्रोड्यूस एट स्टडी प्राइस बाय द राइजिंग द यील्ड ऑन लैंड। सो एक टाइप का ये है कि सेंट्रल बैंक को एक टाइप का वो इस टाइप का दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इंटरवेन करो सप्लाई साइड में, कि एक सही फूड जो है वो प्रोड्यूस हो। तो उसको लेके राइटर ये लिखते हैं। फिर उसके बाद जो राइटर लिखते हैं वो देखिए क्या लिखते हैं कि ये सब तो होना वाला, चलो ठीक है, ये सब तो ठीक है। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन का एक एग्जाम्पल देते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 बोलते हैं कि जब अमेरिका चांद पे जा रहा था कोल्ड वॉर के समय में, और बाकी कंट्रियां बाकी चीज़ कर रही थी, तो हम तो फूड के इनसिक्योरिटी से जूझ रहे थे। फिर उस समय की गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडी दिया, सप्लाई साइड में उसको सही चीज़ें, बीज दी, सीड दिया, चीप क्रेडिट दिया, और डिफरेंट प्रोक्योरमेंट की साधन उसको उपलब्ध कराए। और कुछ ही दिनों में हम जो फूड पे डिपेंड थे दूसरे कंट्री पे, कि हमें दूसरे कंट्री से फूड मिल जाए, हम जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बन गए।
तो ग्रीन रेवोल्यूशंस की तो ये प्रॉफिट्स थे कि आपको सेल्फ सफिशिएंट फूड में बना दिया, और ऐसी ही दूसरी ग्रीन रेवोल्यूशंस की ज़रूरत है इंडिया में, जो हमें करना चाहिए। तो ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये बोलते हैं कि आप एक चलो दूसरे साइड देखो कि आप विथ हिंड साइड क्या कर रहे हो। आप केमिकल फर्टिलाइजर्स को बढ़ा रहे हो, फ्यूल्ड बाय सब्सिडी विच डिग्रेडेड दी सॉइल। आप इस टाइप की चीज़ें करोगे जो सॉइल की फर्टिलिटी को ही गिरा देगा धीरे धीरे, और फिर से क्राइसिस होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, निगेटिव साइड बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आपकी जो रिलायंस है वो जो प्रोक्यूरमेंट प्राइस में है, रेदर देन आप देयर वाज आल्सो द रिलायंस ऑन द प्रोक्यूरमेंट प्राइस रेदर देन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज टू इंश्योर फार्म इनकम विच फ्यूल्ड इन्फ्लेशन। सो ये भी इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। विच ऑल्सो सी दैट द पॉलिसी वाज मोस्ट एक्सक्लूसिव फोकस ऑन सेरेलिया रेदर देन पल्स। तो आपकी सबको पता है कि पल्स जो है अभी इसका प्राइस भी बढ़ गया, और हम ये भी इंपोर्ट कर रहे हैं। पिछली बार तो बहुत पहले की बात है कि ये मोजाम्बिक क्यों जो भी है ये कंट्री, वहाँ से वहाँ हमने पल्स को इंपोर्ट किया था। तो आपको जो न्यूट्रिशनल फूड है उस पर ध्यान देना चाहिए, रेदर देन कि आप सीरियल्स के ऊपर ध्यान दे रहे हो, जो है वो फिर से इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहा है। वी ऑल्सो सी दैट पॉलिसी इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव फोकस ऑन सीरियल, यही चीज़ बताने की कोशिश करें। और वही पल्स तो मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए वो तो मटन चिकन नहीं खा सकता भाई, उनके लिए पल्स ही बहुत बड़ी चीज़ है। सो ये आपको ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो राइटर काफ़ी डीप में लिखते हैं इसको। सो और क्या कहते हैं राइटर, देखो थोड़ा सा और से समझ लेते हैं कि एज फॉर पॉलिसी इट इज़ क्लियर दैट प्रोक्यूरमेंट प्राइस, कैश ट्रांसफर, पीडीएस सिस्टम एंड प्रायोरिटी लैंडिंग रिक्वायर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आर नॉट सफिशिएंट। तो ये चीज़ें हमारी जो इकोनॉमी में है, जो हमारी इन्फ्लेशन को बढ़ा रही है, ये सही नहीं है। इसके ऊपर राइटर कह रहे हैं। फिर ये बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर यील्ड जो है, जो प्रोडक्टिविटी है, इज लोअर इन इंडिया है देन ईस्ट एशिया, पॉइंटेड टू द पोटेंशियल फॉर इंक्रीज। तो ये भी एक रीजन है। अटेंशन इज नीडेड टू एक्सटेंड इरीगेशन ऑफ 100% ऑफ नेट सोन एरिया। अब 100% एरिया, नेट सोन एरिया को आप इरीगेशन की बात कर रहे हो, जो पॉसिबिलिटी है ही नहीं अभी। एंड एंड टू रिस्ट्रिक्शंस ऑन लीजिंग ऑन लैंड्स, और जो लैंड की लीजिंग है उसको रिस्ट्रिक्शन से हटाना। एक क्विकनिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड रीइंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सटेंशन। तो ये बहुत सारी चीज़ें सुझाव देते हैं। अब क्या कह रहे हैं, इनिशिएटिव टू वर्क ऑन। अब क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए, तो वो एक्सपेंडिंग ऑन ईच ऑफ दिस प्रपोजल वुड बी इन ऑर्डर। ये सारी चीज़ें जो बताया है वो ऑर्डर में होना चाहिए। इट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट फॉर सम टाइम दैट इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इरीगेशन इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन इंक्रीज इन इरीगेटेड एरिया, वेदर ड्यू टू वेस्ट और डाइवर्जन ऑफ फंड हैज़ नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड। तो ये एक रीजन बता रहे हैं कि इरीगेटेड एरिया वाला, कि वेदर ड्यू ऑफ वेस्ट या डाइवर्जन ऑफ फंड जो है वो एस्टैब्लिश नहीं हो पाता। आप एग्रीकल्चर के फंड को कहीं और डाइवर्ट कर देते हो। तो इस टाइप की चीज़ों को राइटर ने अपने उसमें एक दिया है, स्थान दिया है, जगह दिया है। सो इस टाइप की चीज़ों को राइटर लिखते जा रहे। फिर उसके बाद लिखा इट वॉज द ग्रीन रेवोल्यूशन दैट मेड द फर्स्ट डेंट ऑफ। यही है कि पॉवर्टी को पहला जो ख़त्म करने की कोशिश जो की गई, उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत बड़ा पार्ट है। तो उससे हमें कुछ सीखना चाहिए। सो द पुअर डिड बेनिफिट फ्रॉम द स्ट्रैटेजी। तो ऐसा कुछ ये लिखते हैं। तो आपको न्यूट्रिशनल फूड के ऊपर है ये एडिटोरियल जो है। पहला आप याद रखिएगा फूड, और दूसरा न्यूट्रिशन। इस पे राइटर जो है बालाकृष्ण साहब उन्होंने लिखा है। तो एक बार देख लीजिएगा। फूड इनसिक्योरिटी तो हमेशा से एक लगातार राइटर लिखते रहते हैं, अलग अलग राइटर अपने हिसाब से। अब ये क्या है कि मेड इन चाइना बस स्मार्टफोन। तो ये है कि चाइनीज़ एक स्मार्टफोन जाइंट जो है हुवई ने एक फ़ोन निकाला है, और जिसमें उन्होंने एक प्रोसेसर यूज किया है। उसका नाम है 9000 प्रोसेसर, किरिन 9000 प्रोसेसर। ठीक है, तो ये प्रोसेसर की बात कर रही है। अब ये प्रोसेसर जो है वो कुल मिला के ये जो एडिटोरियल है वो चिप के ऊपर है, सेमीकंडक्टर चिप के ऊपर है। ये किसका कितना स्ट्रॉन्ग है। और ये चाइना के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। तो चाइना जो है वो अच्छा प्रोसेसर, अच्छा जो है वो चिप नहीं बना सकता है, तो क्योंकि उसको अलग कंट्री से सारे जो रॉ मटेरियल्स होंगे वो रोक दिए गए हैं। तो उसके साथ रहते हुए भी किस तरीके से बनाएगा। तो चाइना ने बनाया अपने हिसाब से जो भी बनाया, और वो एफिशिएंट नहीं है, इनएफिशिएंट है कंपेरेटिव टू ताइवान वाले से। जो ताइवान में और या फिर यूएस लेड जो इकोनॉमी है,
जो इस पे काम करती है चिप रिलेटेड, तो उनका एफिशिएंसी अच्छा है, क्योंकि वो आपस में नीदरलैंड वाले से कुछ और ले लेते हैं, फिर यूएस वाले से कुछ और ले लेते हैं, फिर जापान से कुछ, साउथ कोरिया से कुछ, तो इस टाइप का राइटर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी वजह से इनका जो है एक टाइप का हर जगह से लेके अच्छी चीज़ें असेंबल कर लेते हैं, जो बेस्ट चीज़ें हैं, तो उसको लेके राइटर लिख रहे हैं कि कैसे जो है ये बोले द फैक्ट दैट चाइना सक्सीड इन अचीविंग दिस फीट डिस्पाइट अमेरिकन सैंक्शन ऑन की सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी हैज़ लेड मैनी टू इवन ए क्वेश्चन ऑन एफिकेसी ऑफ द सैंक्शन। तो वो जो चाइना के ऊपर जो सैंक्शन लगाए थे तुमने, फिर भी चाइना ने तो बना ही लिया। अब तुम बोल रहे एफिशिएंट नहीं है, इनएफिशिएंट है, तो तुम्हारी जो सैंक्शंस थे वो कहाँ गए? तो राइटर उसकी बात कर रहा है कि तुम्हारे सैंक्शन के बाद भी उस बंदे ने, उस कंट्री ने बना लिया। अब तुम डेफिनेटली डिस्कस करोगे कि हमारा जो चिप सेट है और तुम्हारा जो चिप बनाने का है, तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो ख़राब है, अच्छी है, बुरी है, वो बाद में बात हो सकती है, लेकिन उस बंदे ने सब कुछ करने के बाद भी बना तो लिया। तो उसके ऊपर ये राइटर लिखना चाह रहा है, दो इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसका चिप जो है, सेमीकंडक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है। सेमीकंडक्टर इंडिया के लिए भी है, एक सबमिट भी किया था अहमदाबाद में, तो आपको सेकंड सबमिट था वो। तो आप इसको देखिएगा कि हमारे लिए सेमीकंडक्टर कॉन्क्लेव बोलते हैं उसको, तो वो हुआ है। तो सेमीकंडक्टर तो इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, लेकिन अब ये किसकी एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो वो ज़बरदस्ती का लिख दिए है, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यस कि डिफरेंट जैसे कंट्रीज़ हैं, जैसे साउथ कोरिया है, जैसे ये आपको याद रखना है दिमाग में कि जापान है, ताइवान है और नीदरलैंड है, या यूएस खुद हो गया, ये लोग जो हैं वो इस फील्ड में बहुत अच्छे हैं। तो हमें इनसे सीखने की ज़रूरत है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से टाई किया जाए इनके साथ, किस तरीके से इनके साथ एक ट्रेड किया जाए, ताकि हमारा जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो बूस्ट करे। तो उसको लेके लगातार आपको ये सोचना चाहिए। सनातन धर्म को लेकर वो लगातार न्यूज़ में है, इस पर ज़्यादा कमेंट करेंगे नहीं। साइमल्टेनियस इलेक्शंस को लेके है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, मैंने बार बार यही बोला कि रामनाथ कोविंद साहब के उसमें लीडरशिप में ये चेक किया जाएगा कि एक ही साथ में लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, म्यूनसिपालिटी और पंचायत में इलेक्शन किया जा सकता है कि नहीं। फिर से वही चीज़ें हैं कि आप कह रहे हो कि इससे एक्सपेंस जो होगा कम होगा, लेकिन डेटा बताओ कहाँ कितना, तो ये सब आ जाने दो। और उसमें थोड़ी सी चीज़ें इंटरेस्टिंग है जिस पे मैंने ये टिक लगा दिया कि आप ये देखो कि कर्नाटका में अभी इलेक्शन हुआ है, जो कांग्रेस जीती है, फिर मेघालय, नागालैंड, ये इस सब को अगर इलेक्शन को ख़त्म करोगे तो आपको ये समझो कि इसको इतने महीने का नुकसान है। तुम देख रहे हो -47 मंथ, 45 इतने मंथ का। तो क्या ये लोग स्टेट इतनी एग्री हैं? अभी इलेक्शन हुआ है, इसमें एग्री हैं कि वो उसको टर्मिनेट कर दे अपने टेन्योर को और फिर तुम्हारे साथ चल जाएं? तो ये बहुत सारे राइटर अभी इलेक्शंस को लेके इसको आएगा, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम उसमें डिटेल में जाएंगे भी नहीं। आपको 2024 का इलेक्शन जो है, 2024 का इलेक्शन, ये आप मान के चलो कि साइमल्टेनियस इलेक्शन इम्पॉसिबल है। ये याद रखना। क्यों? ये होगा भी तो 2029 में होगा, और अभी से प्लेटफॉर्म उसके तैयार किया जा रहा है। इम्पॉसिबल की रीज़न है क्योंकि 2024 के इलेक्शन से पहले आप देख लो इतने सारे स्टेट जो है वो कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। और फिर दूसरा कंसेप्ट ये है कि फेडरलिज्म जो है इसको लेके है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद जो है स्टेट जो है उसका कंसेंट जो है ज़रूरी है। तो बहुत सारे जो है इसमें एक टाइप का स्टेक है, बहुत सारे स्टेट का जो इसमें स्टेक है और बहुत सारे प्लेयर्स हैं इसमें। तो जब तक ऑल जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सेम पेज पे नहीं आएंगे तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैं तो उसका होना एक टाइप का, तुम अभी तो असंभव मानो, 2029 में सोच सकते हो। तो ये एक टाइप का हर बार जब इलेक्शंस आता है तो न्यूज़ में आता है, तो तुमसे छोटा मोटा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो तुमको पूछे जाएंगे मेंस में। बाकी मेरे हिसाब से तो इतना कुछ है नहीं,
क्योंकि ये समय के साथ ऑलरेडी डिस्कशंस होते जाते हैं। हर 4-5 साल में जब भी इलेक्शंस होंगे तो इस टाइप की चीज़ें आएंगी, और इसके निगेटिव पॉजिटिव चीज़ें बाद में बहस की जा सकती है कि अच्छी प्रॉज क्या है, कॉन्स क्या है, पर यही न्यूज़ बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है। पता नहीं राइटर क्यों लिख रहे हैं। कुछ मेरे हिसाब से हमेशा ये होता है कि रिपोर्ट आ जाने दो, एक बार कमेटी की रिपोर्ट आ जाने दो, फिर बहस करते हैं। तो ये है। फिर ये है कि चाइना का इकोनॉमिक जो है वो स्लो डाउन हो गया है। तो चाइना की इकोनॉमी जो स्लो डाउन हो गया उसकी रीज़न क्या है? तो इस इतने बड़े जो तुम ये देख रहे हो कि इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन है जो राइटर लिखा है, उसको 4 लाइन में मैं इसको तुमको समराइज कर दिया हूँ कि रीजन फॉर चाइना इकोनॉमिक स्लो डाउन। ये 5 रीजन आंसर राइटिंग में लिख के आ जाना, इससे अलावा कुछ भी नहीं लिखना है तुम्हें। कि जीरो कोविड पॉलिसी जो जिनपिंग साहब की थी, जब कोविड आया था तो इन्होंने पूरी इकोनॉमी को लॉक कर दिया था। मतलब घर से निकलना मुश्किल हो गया, मतलब सारी इकोनॉमी को डेड कर दिया। अगर मान लो कि कोई पब्लिक सेक्टर भी होता और अगर उस पर काम चलता रहता सेफ गार्ड को ध्यान में रखते हुए, तो इनकी इकोनॉमी एक टाइप की जिंदा रहता। कुल मिलाकर राइटर ये लिखना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप जीरो कोविड पॉलिसी को फॉलो करोगे तो दैट मीन्स आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। तो इकोनॉमी तो आपका ख़राब हो गया है। उस इकोनॉमी को सही होने में, इस इकोनॉमी को सही होने में टाइम लगेगा। इट नीड्स सम टाइम टू रिकवर देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो समझो, एक टाइप का टाइम लगेगा। और ये इंडियन इकोनॉमी के साथ भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी जो कोविड के समय में -14 के से नीचे था, आप सबको अगर याद हो तो धीरे धीरे रिकवरी करते करते 2 साल 3 साल लग गया, तब हम रिकवर कर पाए। सेम चीज़ ये है, जबकि हमने तो कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग जगह पे कुछ जगह पे काम करते रहे हैं कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। चाइना तो ऐसा किया ही नहीं, चाइना तो जीरो कोविड पॉलिसी अपना लिया। तो इसको लेकर राइटर लिखते हैं कि ये नहीं करना चाहिए था। फिर जो एक्सपोर्ट है इनका वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है इनके हिसाब से। जो डेटा है वो डेटा में मैं आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता कि इनकी एक्सपोर्ट सेक्टर देखोगे तो कुछ 382 बिलियन से था 280 के आसपास आ गया है। ठीक है, इसमें है लिखा हुआ है। तो आप उसको देखो कि आपको केवल ये डेटा से इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एक्सपोर्ट सेक्टर जो है इनका वो नीचे गिर गया। और साथ में डोमेस्टिक सेक्टर जो होता है, जो कंजप्शन करता है, जो हाउस होल्ड है, बाकी लोग हैं, उनके साइड से भी डिमांड कम हो गया है, डिमांड रिड्यूस हो गया है। तो आप तो ओवरऑल इकोनॉमी, तो आप तो सोचो कि आपका एक्सपोर्ट तो जो दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंसी थी आपकी, आप वहाँ पे भेजते थे, आपका तो वो भी गया। और साथ में आपकी जो इतनी बड़ी जो आपके पॉपुलेशन है उसमें भी डोमेस्टिक कोई ग्रोथ है नहीं, कोई डिमांड है नहीं, बल्कि डिमांड नीचे है। तो कुल मिला के जो आपकी जो सेक्टर्स होंगे उसमें तो वो तो वीक पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उसको लेके राइटर लिखते हैं कि आप जो सेकंड स्टेप बताया है कि बिगेस्ट फॉल इन एक्सपोर्ट सेक्टर्स। थर्ड कहते हैं कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो देखने की ज़रूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट 21% जो इनके यूथ हैं वो अनएम्प्लॉयड है। तो वो भी एक रीज़न है कि इनकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जा रही है। कोई काम ही नहीं है इनको, मतलब कुछ टाइप का काम देना है उनको। इनकी जो रियल एस्टेट सेक्टर है, अगर आप वो देखेंगे, इन्वेस्टमेंट मॉडल फॉर डेवलपमेंट, ये इनका मेन मुद्दा है। अब ये समझाता हूँ क्या है। उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर जो है इनका, रियल एस्टेट सेक्टर ये बहुत गंदा परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी इसकी डिपेंडेंसी जो है स्टेट की इकोनॉमी से है। अब समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। स्टेट की इकोनॉमी, अगर स्टेट की इकोनॉमी गिरेगी तो रियल सेक्टर भी नीचे गिरेगा। और एक जो रीजन है कि यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर तो चल ही रहा है, तो उसकी वजह से भी इसके ऊपर इकोनॉमी के ऊपर स्लो डाउन का इम्पैक्ट पड़ा है। अब देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट मॉडल फॉर डेवलपमेंट क्या है इनका, तो वो समझा देता हूँ। इससे ज़्यादा चाइना के बारे में समझने की ज़रूरत है नहीं। अब ये होता क्या है इन्वेस्टमेंट मॉडल, कि चाइना करता क्या है, उनको अपना बूस्ट दिखाने के लिए जो
ग्रोथ दिखाना होता है तो वो पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं रोड पे, रेल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैन्युफैक्चर पे, सब पे जिस पे लगाना होता है वो करते हैं, और उससे जो है वो इन्वेस्टमेंट क्रिएट होता है, इन्वेस्टमेंट किया और उससे जो ग्रोथ दिखता है, और उससे आपकी इकोनॉमी चलती रहती है। लेकिन इनमें जो है ये मोस्टली जो है गवर्नमेंट का पैसा लगा रहता है इस सब चीज़ों में। जो हाउस होल्ड है, जो एक नॉर्मल लोग हैं वहाँ के, जो कंजप्शन करते हैं चीज़ों को, अगर वो नहीं पैसा लगाएंगे और उसका इंटरेस्ट अगर ख़त्म हो जाएगा पैसा लगाने के लिए, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट कब तक पैसा लगाएगी? जब तक आप अपनी सेविंग्स को, जैसे हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो बिजनेसमैन होते हैं, अपने सेविंग्स को बचाएंगे नहीं, हाउस होल्ड वाले अपने पैसे को बचाएंगे नहीं, छोटा सा दुकान खोलेंगे नहीं, बिजनेस उससे क्रिएट करेंगे नहीं, 10 लोगों को जॉब देंगे नहीं, तो वो किस टाइप की इकोनॉमी रन होगी? स्टेट की तो एक लिमिट है ना। तो जब भी स्टेट गिरेगा तो सब तुम्हारी इकोनॉमी गिर जाएगी, इसको लेके है। और आप जो जितना स्टेट लोग करता है, बाकी ये लिखा गया है कि ऐसे में ये चाइना है जनरेटेड 41% ऑफ वर्ल्ड ग्रोथ इन पास्ट डिकेड। अगर आप पूरे वर्ल्ड के ग्रोथ में 41% ग्रोथ है, आप उसका जो स्टेक है आप समझो जनरेट करता है चाइना। अगर ये डिग्रोथ, अगर निगेटिव साइड में जाएगा तो वर्ल्ड का जो ग्रोथ है वो भी चेंजेज होंगे, तो उसको लेके है। तो इनका कुल मिला के है कि यहाँ के हाउस होल्ड जो है, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी मैन और वुमेन जो है वहाँ के, जो कंजप्शन करते हैं, जो गुड्स और जो सर्विसेज का कंजप्शन करते हैं, वो पैसे नहीं डालते। तो उसकी वजह से जो है ये मॉडल जो है वो इन्वेस्टमेंट मॉडल है कि सरकार उसमें इन्वेस्ट करती है। कोई डिफरेंट जो 5, 10, 20, 50 लोग जो होंगे सरकार के, वो इन्वेस्टमेंट में डालता है और उससे आपको लगता रहता है कि ये ग्रोथ है। लेकिन अगर मान लो कि वर्ल्ड में ही उनके एक्सपोर्ट भी डिक्रीज हो गई तो इन्वेस्टमेंट मॉडल उनका कोलैप्स हो जाता है। तो राइटर यही लिखने की कोशिश की है कि इन्वेस्टमेंट मॉडल नहीं, कंजप्शन मॉडल जो है वो आप अपनाओ, कि आपको यहाँ के लोग जो हैं वो भी इन्वेस्ट करें, तो वो इम्पोर्टेंट है। फिर चाइना जो है वो सेकंड हाईएस्ट, लार्जेस्ट और जो भी है वो इकोनॉमी है, उस टाइप की चीज़ें लिखते हैं, तो आप उसको देखिएगा। तो ये आपको 5-6 रीजन लिखने हैं बस। मैं रिपीट कर देता हूँ, जीरो कोविड पॉलिसी लिखिएगा, बिगेस्ट फॉल इन एक्सपोर्ट सेक्टर लिखिएगा, रिटेल सेक्टर में जो है रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो उनका बहुत गंदा परफॉर्म कर रहा है, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर, ये लिखा हुआ है। उसके बाद आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट मॉडल, जहाँ पे सरकार इन्वेस्ट करती है, हाउस होल्ड तो बिल्कुल जो है वो ना के बराबर है। फिर यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट है, और फिर यूएस का ट्रेड है, तो ट्रेड वॉर है, तो आप ये देखिएगा। नेक्स्ट, सो ग्रेसम लॉ ये बोलता है, तो ये इकोनॉमी का है एक टॉपिक, और आपको पता है कि नहीं पता है, ये कि एक तो ग्रेसम्स लॉ हो गया, एक थियर्स लॉ हो गया, तो उसको लेके समझेंगे कि क्या है। बस केवल सिंपल 1-2 लाइन में समझेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक्सचेंज रेट से है, तो आप लोगों ने एक्सचेंज रेट पढ़ा कि नहीं पढ़ा, जो लोग नए हैं वो इकोनॉमी पर पढ़ेंगे, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए अच्छी बात है कि एक्सचेंज रेट जब भी होता है कि एक करेंसी को, वर्ल्ड के एक करेंसी को दूसरे करेंसी के साथ कैसे एक्सचेंज किया जाए, वो एक्सचेंज, और किस रेट पे एक्सचेंज होता है वो होता है एक्सचेंज रेट। और ये 2 तरीके की होती है, फ्लोटिंग एंड फिक्स। तो फिक्स तो सेंट्रल बैंक जो होती है वो करती है, तो फिक्स एक्सचेंज रेट तो ये होता है सेंट्रल बैंक करती है, आरबीआई करती होगी। फ्लोटिंग ये है कि मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सी जो करेंसी है वो क्या चल रही है, और मार्केट उसके सप्लाई और डिमांड के हिसाब से, मार्केट मतलब सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से एक्सचेंज रेट जो होता है वो चेंज होता रहता है। तो इतना समझ में आ गया आप लोग को, एक्सचेंज रेट जो होता है। और भी एक्सचेंज रेट होते हैं, वो डीप में मैं नहीं जाना चाहता, केवल 2 ही टाइप के होते हैं सर, और भी लिखा है तो वो भी होते हैं, अब 3-4 टाइप के हो जाते हैं फिर तो एक्सचेंज रेट। तो फिर ये एक्सचेंज रेट जो होता है सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है। तो ये एक तो नॉर्मल हो गया। तो अब क्या है, सो श्रीलंका से रिलेटेड न्यूज़ है, इसीलिए तुमको ये समझना इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका क्राइसिस सबको पता होगा, और हाँ, इंडिया ने भी उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और साथ दिया है। तो ऐसा हुआ कि श्रीलंका लास्ट ईयर जो इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका में आया, सो श्रीलंका सेंट्रल बैंक ने क्या किया, फिक्स कर दिया एक्सचेंज रेट बिटवीन श्रीलंकन रुपीज़ एंड यूएस डॉलर।
समझ रहे हो? तो एक फिक्स एक्सचेंज रेट है। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कर दिया उसको इस टाइप का, कह दिया कि कुछ भी होगा, श्रीलंकन रुपीज जो होगा $1 इक्वल्स टू 200 श्रीलंकन रुपीज। समझ लेना अच्छे से, यहां से फैक्ट निकल जाएगा तुम्हारे लिए, कंसेप्ट। सो $1 जो होगा 200 श्रीलंकन रुपीज से ज्यादा नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में, जबकि डॉलर का प्राइस जो है ज्यादा होगा, क्योंकि तुम्हारी करेंसी वीक है भाई। अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करो ना, तुम तो ओवर वैल्यूड कर रहे हो अपनी करेंसी को। तुम्हारी करेंसी इतनी नीचे गिर गई है कि वो $1 कॉस्ट तो 500 हो सकता है, लेकिन तुमने क्या किया, अपनी करेंसी को बचाया और डॉलर को कमज़ोर किया कि नहीं 200। तो क्या होगा, लोग जो हैं वो कुल मिला के करेंगे क्या ऐसे समय पे? अगर तुम्हारी करेंसी वीक है तुम उसको, तो वो डॉलर में सोचेंगे कि डॉलर कहाँ से मिल जाए। तो कुल मिला के यहाँ से गेम स्टार्ट हो जाता है। तो अब देखो क्या है इसका गेम का कंसेप्ट। सो अब रीड करते हैं। सो सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने क्या किया, एट सर्टेन पॉइंट मैंडेट दैट द प्राइस ऑफ $, इन टर्म्स ऑफ श्रीलंका रुपीज शुड नॉट राइज मोर देन 200 रुपीज पर डॉलर, even though the rate in the black market suggested that the $, should sell for far more than 200 रुपीज। ये तो 200 रुपये से ज़्यादा मार्केट में बिक रहा है, लेकिन तुमने फिक्स कर दिया कि नहीं 200 से ज़्यादा होगा नहीं। इन इफेक्ट इसके चलते क्या हुआ आप सोचो, पीपल वेयर बैंड फ्रॉम पेइंग मोर देन 200 श्रीलंकन रुपीज फॉर $, thus causing the rupee to be overvalued। आपने अपनी रुपीज़ को ओवरवैल्यूड कर लिया एंड $, को क्या कर दिया, अंडरवैल्यूड कर दिया व्हेन कंपेयर टू द मार्केट एक्सचेंज रेट। तो आप अपनी वैल्यू को ओवरवैल्यूड और यूएस के डॉलर को आपने कमज़ोर समझाया। दिस कॉज सप्लाई ऑफ डॉलर इन द मार्केट टू फॉल, और इसी वजह से मार्केट में जो है सप्लाई ऑफ डॉलर्स जो था वो तो डेफिनेटली कम हो जाएगा ना भाई। सप्लाई ऑफ $, कम हो गया, और उसके बाद क्या हुआ देखो, $, टू बी ग्रेजुअली ड्रिवन आउट टू द फॉर्मल एक्सचेंज रेट मार्केट। अगर आप इस टाइप की चीजें कर दोगे तो मार्केट से तो गायब ही हो जाएगा। सो पीपल हु वांट टू $, जो उनको $, चाहिए था टू परचेज फॉरेन गुड्स, उनको अगर फॉरेन गुड उनको खरीदना है, देन ही हैड टू परचेज डॉलर फ्रॉम द ब्लैक मार्केट। आपने ब्लैक मार्केट को तो न्योता दे दिया है बाय पेइंग मोर देन 200 श्रीलंकन रुपीज फॉर ईच $। तो कुल मिला के एक लिमिट तक आपने तो कंट्रोल किया, लेकिन दूसरे लिमिट पे आप क्या किया कि ब्लैक मार्केट को ओपन कर दिया कि जिस बंदे को कुछ फॉरेन गुड्स खरीदना होगा और वो आपको पता है कि डॉलर शॉर्टेज हो गया है, तो आप ब्लैक मार्केट से डॉलर खरीदोगे, उसके लिए 200 रुपये से ज़्यादा देना पड़ेगा कि 200 रुपये से ज़्यादा का भाव है ही। आपने ओवर वैल्यूड कर दिया अपनी करेंसी को भाई। तो ग्रेहम्स लॉ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब समझिए ग्रेहम्स लॉ कहता क्या, पूरे इकोनॉमी आप समझ गए श्रीलंका का कि किया क्या गवर्नमेंट ने। अब देखो ग्रेहम्स लॉ कहता है कि हाउ एवर होल्ड ट्रू ओनली व्हेन द एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसीज फिक्स्ड अंडर लॉ बाय गवर्नमेंट। तो ग्रेहम्स लॉ कहता है कि जब सरकार इस टाइप की करेंसी को फिक्स करता है एक्सचेंज रेट को, तब तो ये ठीक है, और उसको इफेक्टिवली अगर ऑथराइज करता है, अगर अथॉरिटी जो है वो उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करता है, तो ये ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी गवर्नमेंट डिक्री फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसी, इट इज गुड मनी दैट इवेंचुअली ड्राइव्स बैड मनी आउट ऑफ द मार्केट, नॉट द अदर वे राउंड। तो गुड मनी जो है वो बैड मनी को, अगर इस टाइप की चीज़ें नहीं होती हैं तो जो अच्छी मनी होगी वो सर्वाइव करेगी, और जो घटिया मनी होगी जिनकी जो लगातार अपनी करेंसी को गिराता रहेगा, जिसकी वैल्यू गिरती रहेगी, वो बाहर हो जाएगा। सो व्हेन द एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसी इज नॉट फिक्स्ड एंड पीपल हैव द चॉइस, अगर तुमने एक्सचेंज रेट अगर फिक्स नहीं किया, समझ रहे हो, और कंज्यूमर के ऊपर, कस्टमर के ऊपर छोड़ दिया, तो जो करेंसी अच्छी होगी लोग वो पिक करेंगे, और दूसरी करेंसी जो होगी वो इकोनॉमी से बाहर हो जाएगी। और यही तो क्रिप्टो करेंसी का रूल है
क्रिप्टो करेंसी में यही लिखा गया है कि क्रिप्टो करेंसी अगर जो अच्छा बनता जाएगा तो गवर्नमेंट की जो करेंसी है जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी वो गायब हो जाएगी। तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखना है। इसी को कहते हैं कि दिस फिनोमेना वेयर द गुड मनी ड्राइव्स बैड या आउट बैड इज कॉल्ड थियर्स लॉ। तो ये याद रखना कि थियर्स लॉ क्या है। समझ में आ गया? ये थियर्स लॉ है। जब गुड करेंसी जो होगा वो आउट कर देगा बैड को। दैट मीन जो अच्छा परफॉर्म करेगा रहेगा, जो नहीं परफॉर्म करेगा वो जाएगा। सो ये था तुमको ये पूरा लॉ कि आपको समझाने के लिए कि ये एक्सचेंज रेट का गेम है पूरा। तो राइटर इसके बारे में समझाने की और डिटेल में तुम इसके लिए एक्सचेंज रेट पढ़ो पहले, एक्सचेंज रेट। और कभी मौका रहा तो मैं पूरा एक्सचेंज रेट समझाऊंगा कि $1 कैसे। इसमें ऐसा लिखा भी है कि जो $1 होता है ना, अभी के जो कुछ दिन पहले की बात है, वो $1.02 जो है, एक यूरोपियन जो यूरो है, €1 इक्वल्स टू, 1 यूरो खरीदने के लिए तुमको $1.02 देना पड़ता है। ऐसे ही इंडिया करेंसी के साथ है कि अगर आप इंडियन करेंसी को डिफरेंट करेंसी में चेंज करते हो तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। तो आपके लिए पहले एक्सचेंज रेट समझो, फिर फिक्स एक्सचेंज रेट समझो, फिर फ्लोटिंग समझो, फिर कौन जो है वो एक्सचेंज रेट पे कंट्रोल करता है, और फिर मार्केट में जो सप्लाई एंड डिमांड का गेम क्या हुआ। और उसके बाद अगर तुमको मौका मिले तो ग्रेहम्स लॉ पढ़ो और थियर्स लॉ पढ़ो। सीधे सीधे PhD हासिल करने की कोशिश करो मत, नहीं तो सब इकोनॉमी जो है तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगा। सो उसको इस तरीके से आप रीड करो। सो नेक्स्ट कुछ है कश्मीर में। यही देखो, अब इंपोर्ट जो है, अमेरिकन एप्पल को अगर इंपोर्ट ड्यूटी अगर माफ़ कर दोगे तो ऑफकोर्स जम्मू कश्मीर वाले तो नाराज़ होंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर वाले नाराज़ हैं, डिसअपॉइंटेड है कि बोले कि हमारी स्थिति ख़राब हो जाएगी, आपको इतना तो लगाना था। फिर डॉग अटैक्स को लेके सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। फिर चाइना कहता है कि जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन था वो जियोपॉलिटिक्स को हावी नहीं होने दिया। तो ये एक अच्छा संकेत है चाइना इसको। ब्राज़ील बोल रहा है कि इनइक्वलिटी के ऊपर में मैं नेक्स्ट वाले जो हमारी G20 प्रेसिडेंसी गई है, तो पहले इससे पहले कहाँ थी? इंडोनेशिया के पास थी, फिर इंडिया के पास, और अब ब्राज़ील के पास। याद रखना ये 3 चीज़ें, और ये तीनों ग्लोबल साउथ हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, शांति स्वरूप भटनागर 1 साल के बाद फिर से स्टार्ट हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे पेपर। और भी कुछ है? नहीं। सो हैव ए नाइस डे। थोड़ा सा लेट हो गया है, थोड़ा सा क्या बहुत लेट हो गया है, पर ठीक है, वीडियो बनाना इम्पोर्टेंट था कि गैप नहीं देना है। सो हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड नाइट।